हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्टेफी अरोड़ा। वेलकम टू डे 7। आज हमारा टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करेंगे दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो बिफोर दैट मुझे इन्वेस्टमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। क्या होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब? क्या है, कुछ मेरे पास सेविंग्स है, उसको कहीं पे मैंने पैसा लगा दिया सो एज मेरा मोटिव है कि मैंने वहां से कुछ अर्निंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई इक्विटी शेयर्स खरीद लिए, कोई गोल्ड पे पैसा लगा दिया। ठीक है, तो ये सब इन्वेस्टमेंट है। मतलब जहां पे मेरा मेन मोटिव ये है कि मैंने वहां से कुछ ना कुछ अर्निंग पर्पस के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। दैट मीन्स इनकम को जनरेट करने के लिए मैंने कहीं पे पैसे लगाए हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको स्टडी करता है हर कोई जो भी इन्वेस्टमेंट करता है। ये मुझे क्या बताता है, हाउ मेनी टाइम्स, कितने गुना मेरी इन्वेस्टमेंट में अगर मैं किसी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करूंगी, कितना गुना मुझे उसका इनकम इंक्रीज होकर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 रुपीज कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, राइट। उस 100 रुपीज इन्वेस्ट करने में फ्यूचर में किसी डेट पे मुझे 1000 रुपीज उसकी रिटर्न आ गई, राइट। तो इसमें क्या है, मैंने कितने गुना पैसे कमा लिए? 10 टाइम्स। 100 रुपीज मैंने कहीं पे लगाए थे, उसका मुझे 1000 रुपए मिले। 1000 रुपए पैसा जो उसका बन के आया, मेरे पास इनकम आई, राइट। कुछ सालों के बाद, बहुत टाइम के बाद, तो दैट मीन्स 10 गुना, 10x मेरी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है यहाँ पे, राइट। तो मल्टीप्लायर यही बताता है, कीन्स की तरफ से ये कंसेप्ट दिया गया है। ये हमें बताता है अगर हम इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने से मेरी इनकम में कितना इंक्रीज होगा, ये मुझे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है। तो अभी बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूलाज की। 3 फॉर्मूलाज है इसको कैलकुलेट करने के। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ये एक रेशो है जो मुझे बताती है कि कितना टाइम चेंज हुआ। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई, दैट मीन्स चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जब इन दोनों की रेशियो ली जाती है तो मेरे पास मल्टीप्लायर आ जाता है। जैसे अगर मैं अपना केस ले रही थी, मैंने 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की, मेरे पास 1000 रुपीज से इनकम अर्न हुई, राइट। तो अगर 1000 डिवाइडेड बाय 100, 10 टाइम्स आंसर आ गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा, 10 टाइम्स, मतलब 10 गुना पैसा जो है वो इंक्रीज होके मेरे पास आएगा। और इकोनॉमिक्स में हम इन्वेस्टमेंट को के से डिनोट करते हैं। सेकेंड इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम अपनी इनकम में से कितना प्रपोर्शन खर्चा करेंगे, दैट इज एमपीसी। और हम अपनी इनकम में से कितना प्रपोर्शन सेव करेंगे, दैट इज एमपीएस। तो दो फॉर्मूलाज है इसको निकालने के। एक होता है 1/1 माइनस एमपीसी, राइट। और सेकेंड फॉर्मूला इसका हमारे पास आ जाता है 1/एमपीएस। और ये कैसे, वैसे आप एक याद कर लो, क्योंकि देखो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। और ऑब्वियसली फिर 1 माइनस एमपीसी एमपीएस के ही इक्वल होता है। नहीं पता लग रहा है, एक बार बता देती हूँ। एमपीसी प्लस एमपीएस ये 1 के इक्वल है, ठीक है। इसका टोटल 1 होता है, राइट। अगर मैं इसी को ही इधर उधर कर लूं, ठीक है, इस 1 को मैं अगर इधर कर दूं, ठीक है, तो अभी यहां पे देखो, मैं ऐसे लिख सकती हूं इसको, अगर इसको पूरा रब कर दिया जाएगा, ठीक है। 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीएस ही होता है हमारा। क्लियर है? तो यहीं से निकल के आया, दोनों का टोटल 1 होता है, एमपीसी एंड एमपीएस का। तो हम जो है 1 माइनस एमपीसी को एमपीएस भी लिख देते हैं। अगर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस सेक्शन में से आएंगे, तो आई सजेस्ट कि आप जो फॉर्मूला लगाओगे, जो फॉर्मूले को आपने प्रेफरेंस देनी है, आप ये वाला देना। 1/1 माइनस एमपीसी को मत देना, क्योंकि थोड़ी बहुत कई कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एमपीसी गिवन है, एमपीसी गिवन है फॉर एग्जाम्पल आपको 0.60, तो आप 1/1 माइनस 0.60 करने की बजाय आप डायरेक्ट कर लेना 1/0.40, क्योंकि दोनों का टोटल 1 होता है। एक अगर 0.60 है तो दूसरा 40 ही होगा, 0.40। तो आप एमपीएस की वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। आई नो बहुत इंटेलिजेंट भी है, कई लोग नहीं करते, बट कई कर जाते हैं ऐसी गलतियां। हड़बड़ी में एग्जाम्स में हमारी इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती है, तो इसलिए आई सजेस्ट कि आप 1/एमपीएस ही लगा देना। तो अभी हम इसको ना थोड़ा फॉर्मूला के थ्रू, एक टेबल के थ्रू भी समझ लेते हैं मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना इन्होंने assumptions ली हुई है कि हमारी इनकम जो है
ये रिटर्न वाला सेक्शन सारा टेबल ही है, तो मैं डायरेक्ट टेबल ही करवाऊंगी, बड़े इजीली, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, वर्किंग बतानी है। वर्किंग में हमने कुछ अजम्पशंस ली है। उस अजम्पशंस में क्या है कि हमने ये माना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है 200 से। सेकेंड हमारी अजम्पशन हमने क्या ली है कि हमने एमपीसी लिया है 0.80। दैट मीन्स अगर 100 रुपया मेरी इनकम है या 100 रुपए से मेरी इनकम बढ़ रही है, उसमें से मैं 80% कंज्यूम कर लेती हूँ, राइट, और 20% सेव कर लेती हूँ। तो यहाँ पे या वैसे भी एमपीसी का मतलब यही होता है कि हम अपनी इनकम में से कितना प्रपोर्शन कंज्यूम कर लेते हैं, वो हमें एमपीसी बताता है। अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस में हमारे पास 200 रुपीज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, राइट। हमने 200 से अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की और यहाँ पे असम्पशन ये ले ली गई है कि हमारी फर्स्ट राउंड में या इनिशियल स्टेजेस में हमारी 200 से ही इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई है। अगर 200 से इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, 200 से ही इनकम हमारी इंक्रीज हो गई है। अगर 200 से मेरी इनकम इंक्रीज हुई है और 0.80 मेरा एमपीसी है, ठीक है, दैट मीन्स एक इनकम इंक्रीज में से मैं 80% कंज्यूम करती हूँ। सो 200 का 80% कितना आ गया, 160। 160 मैंने कंज्यूम कर लिया और 40 मैंने सेव कर लिया। अगर 0.80 मेरा एमपीसी है, 0.20 मेरा एमपीएस होगा, दैट मीन्स अपनी इनकम का 20% मैं सेव कर लेती हूँ। 20% 40 हो गया, 80% मेरा 160 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अब सेम वही केस चलेगा। अगर किसी ने कंजम्पशन की है 160 की, राइट, इकोनॉमी में, अगर मैंने कंजम्पशन कर ली 160 रुपीज की, 160 का अगर मैं करियाना स्टोर से कुछ सामान ले आई, ठीक है, अभी वो 160 वो करियाना स्टोर वाले अंकल की तो इनकम बन गई ना। अगर मैंने इकोनॉमी में कुछ खर्चा किया है, वो खर्चा किसी की तो इनकम बन के आया है ना। तो इसीलिए देखो नेक्स्ट राउंड में हमने 160 को इंक्रीज इन इनकम में ले लिया, ठीक है। 160 रुपए किसी ने खर्चा किया, 160 रुपए किसी की अब इनकम बन गई। अभी वो पर्सन का भी मतलब इकोनॉमी का ही हमने 80% एमपीसी लिया है, ठीक है। सेम वही केस चलेगा, 80% यहाँ पे क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, और सेम 20% या पॉइंट जो हमारा 20 है, हमने उसमें से सेव कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो कंजम्पशन हुई थी वो नेक्स्ट राउंड में फिर क्या बन के आ गई, इनकम बन गई किसी की। जिसकी इनकम बनी उसने फिर 80% क्या कर लिया, कंज्यूम, बाकी 20% सेव। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता ही रहेगा, ठीक है। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या आएगा, हम इसमें जो है वो लगा सकते हैं 1/MPS या 1/MPC। इसका आंसर मेरे पास 5 निकल के आएगा, आप करके देख लेना। 1/MPC कर लेना, 1/1 MPC कर लेना, या 1/MPS कर लेना। 1/MPS अगर मैं डायरेक्ट बोलूं बहुत इजीली हो जाएगा, 0.20 है, ठीक है, 1/0.20, ठीक है। वेट मैं आपको दिखा देती हूँ, बड़ा इजीली क्लियर हो जाता है ये देखो, 1/0.20, ये 0.20 का 100 आ गया ऊपर, 100 डिवाइडेड बाय 20, ये कटिंग हुई 2 को 5 से, 5 आंसर आ गया, 5 टाइम्स मेरा आंसर आ गया, ठीक है। मतलब जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की है, कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 200। 200 का 5 टाइम्स कितना हो गया, 200 इंटू 5, 1000। सो ये कब तक राउंड चलते रहेंगे, जब तक 1000 इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हमारा, सॉरी इंक्रीज इन इनकम हमारा टोटल नहीं निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये देखो अभी एक बार, 200 तो हमारा, ये तो सिंपल वही केस चलेगा। ये हमारे प्रोसेस कंटिन्यू ऐसे ऐसे चलता रहेगा, किसी का कंजम्पशन किसी की इनकम बन के आ गई, ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता ही रहेगा, राइट। और ये कब तक चलेगा, जब तक इस सारे का टोटल कितना नहीं आ जाता, 1000, इस सारे का टोटल 800, क्योंकि 1000 का 80% कंज्यूम करना है, दैट मीन्स 800, और इस सारे का टोटल 200 नहीं आ जाता, तब तक ये राउंड कंटिन्यू रहते हैं। आपको पेपर में सारे नहीं बनाने, आप जस्ट ऐसे स्लैश स्लैश थोड़ी 3-4 स्टेजेस दिखा के, उसके बाद आप मल्टीप्लाई निकाल के दिखा के लास्ट में ऐसे टोटल करके आके दिखा सकते हो, तो आपका ये वेरीफाइड माना जाएगा। अगर हम दूसरे तरीके से भी देख लो, हमारी इंक्रीज इन इनकम कितनी है, 1000, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है 200, हमारा मल्टीप्लाई निकल के आ गया 5, तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एक
सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट बन के आया हुआ है, देखो कैसे। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने से मेरी इनकम में चेंज होगा। ऑब्वियसली मैंने कहीं पे पैसा लगाया है, उस पैसा लगाने से मेरी इनकम में तो चेंजेस आएंगे ना। अगर मेरी इनकम में चेंज आएंगे, सपोज इनकम बढ़ी, मेरी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। इनकम कम हुई, कंजम्पशन कम होगी। अगर कंजम्पशन में चेंज आएगा तो इकोनॉमी की ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इनकम में चेंज आएगा। सेम, इनकम में चेंज आएगा, इनकम में चेंज होने के कारण इन्वेस्टमेंट में चेंज, इसमें चेंज, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का ये सर्कल इकोनॉमी में चलता है। आई होप आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्लियर हो गया होगा, क्या इसकी कैलकुलेशंस होती है या कैसी इसकी वर्किंग होती है, किस टेबल के थ्रू। नेक्स्ट हमारा है एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। ये हम आज नहीं करेंगे, हम कल करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है और एक अलग हटके थोड़ा टॉपिक है। तो एक्सेस एंड डेफिसिट को स्किप करा के आज मैं छोटे से 2 टॉपिक करवा देती हूँ। दैट इज फॉर्मूला कर लेते हैं, थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर से रीडिंग ही करनी है हमने फॉर्मूलाज की, और साथ में हम वैल्यूज वाला एक टेबल कर लेंगे। एपीसी एपीएस का एक टेबल सा होता है वैल्यूज का, वो कर लेते हैं। ठीक है, एक हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक्सेस और डेफिसिट ही रह जाएगा, इनकम डिटर्मिनेशन का सारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। राइट। तो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फॉर्मूलाज की। ये फॉर्मूलाज वो हैं जिसके थ्रू आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, छोटा छोटा कंसेप्ट हो सकता है मे बी एमसीक्यू में निकल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ये हमने किया हुआ है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी में ले रही हूं तो हम सिर्फ कंजम्पशन और प्रोड्यूसर सेक्टर लेते हैं। सेकेंड, हमें पता है एएस जो है वो वाई के इक्वल है, और इन दोनों के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग, ये हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है। देन एपीसी एपीएस, ये भी दोनों किए हैं, प्रपोर्शन होता है सी ओवर वाई एंड एस ओवर वाई। देन नेक्स्ट, एपीसी एंड एपीएस का टोटल 1 होता है, ये एक नया कंसेप्ट है। सो इसका प्रूफ भी किया गया है, पूरी डेरिवेशन है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखो दोनों का टोटल 1 होता है। देन एपीसी एंड एपीएस, ये दोनों के प्रपोर्शंस का रेशो होती है। जैसे एमपीसी एमपीसी और एमपीएस प्रोपोर्शन होता है चेंज का। तो एमपीसी दैट इज कंजम्पशन में कितना चेंज है और इनकम में कितना चेंज है, इसकी रेशियो बता देगा। और सेम हमारा एमपीएस जो है डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई के बारे में बता देगा। देन आफ्टर दैट एमपीसी एंड एमपीएस इन दोनों का टोटल भी 1 होता है, अभी हमने डिस्कस किया, और 1 अपॉन एमपीसी एमपीएस के इक्वल होता है, ये भी हमने कर लिया। अभी हमने ये मल्टीप्लायर के तीनों फॉर्मूलाज किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हम लास्ट, सी फंक्शन और एस फंक्शन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने अभी तक नहीं किया था। ठीक है, तो ये अभी हम कर लेते हैं, क्योंकि ये ना आपको पेपर में आ जाता है, न्यूमेरिकली ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे। तो दोनों एक बार देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी का फॉर्मूला क्या है, सी यहाँ पे है कंजम्पशन, सी बार यहाँ पे है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, बी इज एमपीसी एंड वाई इज इनकम। तो सी बार प्लस बी वाई ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है। सेविंग फंक्शन में सब उल्टा हो जाएगा। देखो सी बार यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये माइनस में हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन दैट मीन जीरो लेवल पे जो हमारी कंजम्पशन होती है उस टाइम पे मेरी सेविंग क्या होती है, माइनस में, इसलिए हमने यहाँ पे सी बार दिया माइनस में। और एमपीसी की जगह पे एमपीएस आ जाएगा, और एमपीएस को हम 1 माइनस एमपीसी बोलते हैं, और यहाँ पे एमपीसी को बी बोला जा रहा है, इसलिए 1 माइनस बी। और कुछ भी चेंज नहीं है, इनकम को इसी के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सारे हैं, आपको अच्छे से ये कर लेने हैं। एक आपको पेपर में जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो आता है कि आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल के दिखाओ कैसे निकलती है। तो एक फॉर्मूला आप इसके लिए याद कर लो। इसमें क्या करना होता है, लिखना है, लिख लो। ठीक है, इसमें हमने ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, ये फॉर्मूला है, हमने ये फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, तो फिर हम उसके पहले हम ये लिखेंगे, जैसे उन्होंने बोला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल के दिखाओ, आप कैसे निकालोगे, आपने पहले लिखना है एडी का फॉर्मूला ये होता है और एडी एएस के इक्वल है। ठीक है, एडी अगर ये सेकंड वाला देखो, एडी हम इक्विलिब्रियम में एडी एएस के इक्वल होता है। ठीक है, एडी इक्वल्स टू एएस है। ठीक है, हम ये लिख देंगे। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या करना है, एडी एएस के इक्वल।
ठीक है, और एएस हमारा किसके इक्वल है, वाई के। तो इन शॉर्ट ये एडी के भी इक्वल है ना। तो हम एडी वाला जो फॉर्मूला है दैट मीन्स सी प्लस आई, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। कैसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एडी एएस के इक्वल है और एएस वाई के इक्वल है, इसलिए वाई भी एडी के इक्वल हो गया और हम एडी वाला फॉर्मूला अब वाई में लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आप सी वाला फॉर्मूला है ना, यहां पे आपने ये वाला फॉर्मूला लिख देना, ये वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई प्लस इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको कुछ वैल्यूज गिवन होंगी। आपको जैसे एमपीसी गिवन होगा, आपको इनकम गिवन हो सकती है, आपको कंजम्पशन गिवन हो सकती है। ठीक है, और आपको बोलेंगे ऑटोनॉमस निकालो, या आपको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन हो सकती है, एमपीसी गिवन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट गिवन हो सकते हैं। आपको बोलेंगे कंजम्पशन निकालो, या इनकम भी गिवन होगी। ठीक है, या आपको सब कुछ गिवन होगा, जैसे इन्वेस्टमेंट गिवन होगी, कंजम्पशन गिवन होगी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन होगी, राइट, और एमपीसी गिवन होगा। आपको बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला बनेगा। यहां पे आपने y इज इक्वल टू सी प्लस आई करना है, सी में ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना है, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। ये फॉर्मूला बना के जो वैल्यूज गिवन होगी आपको बस वो वैल्यूज पुट कर देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एक ये वाला होता है जो मैंने अभी आपको बताया, y इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, ये फॉर्मूला लगा के। और सेकेंड आपको आ जाता है मल्टीप्लायर वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मल्टीप्लायर के तीन जो फॉर्मूलाज हैं उन तीन फॉर्मूलाज को यूज करके इसको कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक है वैल्यूज ऑफ एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। एक क्विक रिव्यू इसका फटाफट कर लेते हैं हम। सबसे पहले आ गया एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस नेगेटिव या लेस देन जीरो होते हैं या नहीं होते, एक एक करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, एपीसी कैन नेवर बी लेस देन जीरो। लेस देन जीरो क्यों नहीं होता, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन कभी जीरो हो नहीं सकती, इसलिए एपीसी भी कभी जीरो नहीं हो सकती, राइट। जीरो से कम भी नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकती। तो ये एपीसी वाले आपके दोनों हो गए, ठीक है, ना जीरो से कम है ना जीरो हो सकती है। अभी बात कर लेते हैं एपीएस की। क्या एपीएस कभी जीरो से नीचे जा सकता है या नहीं जा सकता, तो इनका मानना है एपीएस कैन बी लेस देन जीरो। कब, जब सी ज्यादा है इनकम से, जब हमारी कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, दैट मीन ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं उससे पहले सी ज्यादा होता है ना, उस टाइम पे हमारा एपीएस कई बार नीचे चला जाता है जीरो से। और एपीएस जीरो कब होता है, जब सी वाई के इक्वल है। सी वाई के इक्वल है, हमारी सेविंग जीरो हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली एपीएस भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एपीएस का फॉर्मूला यही होता है, सी डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा एमपीसी एंड एमपीएस। इसके लिए आप सिर्फ इतना पहले तो याद रखो कि एमपीसी और एमपीएस इनकी वैल्यू ही 0 to 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अगर ये 0 to 1 के बीच में लाई करती है तो ऑब्वियसली ये जीरो से नीचे तो जाएगी ही नहीं, है ना, क्योंकि जो एमपीसी और एमपीएस है ये बताता है हमें कि कितना प्रपोर्शन ऑफ इनकम हमने कंज्यूम किया और कितना प्रपोर्शन ऑफ इनकम हमने सेव किया। अब ये इनकम का प्रपोर्शन बता रहा है, अगर इनकम का प्रपोर्शन बता रहा है मतलब टोटल वैल्यू, तो इसमें इनकम है ना, इनकम का कितना हिस्सा हमने कंज्यूम किया और कितना सेव किया, तो ये इनकम से ऊपर तो जाएंगे ही नहीं, इनकी वैल्यू ही 0 to 1 के बीच में लाई कर रही है, इसलिए ये दोनों हमारे जो है जीरो से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, राइट। जीरो ये कई केसेस में, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है, वो अब हम देख लेते हैं। जो एमपीसी है हमारा, वो कह रहे हैं एमपीसी जीरो कब होगा, जब हमने जितना कमाया सारा का सारा सेव कर लिया, और ये बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलता है, तो एमपीसी हमारा जीरो नहीं हो सकता। एमपीएस जरूर जीरो हो सकता है, जब हमने जितना पैसा कमाया सारा का सारा ही हमने कंज्यूम कर लिया, तो ये हो सकता है इक्वल। कब हो सकता है, कब जीरो हो सकता है, जब हमारा चेंज इन सेविंग, सॉरी चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम के इक्वल है। उसके बाद अगर मैं बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट केसेस की, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा
कैन एपीसी बी 1? यस, एपीसी कैन डेफिनेटली बी 1। एपीसी हमारा 1 हो सकता है। कब हो सकता है हमारा एपीसी 1? जब हम ब्रेक इवन के टाइम, सॉरी, ब्रेक इवन के टाइम पे ही ये 1 हो सकता है, जब मेरी कंजम्पशन इनकम के इक्वल है। क्या एपीसी 1 से इक्वल, 1 से ज्यादा भी हो सकता है? हो सकता है। हम अपनी इनकम से ज्यादा भी तो कंज्यूम करते ही है ना। जब हम अपनी इनकम से ज्यादा कंज्यूम करेंगे तब एपीएस 1 से बड़ा आ जाएगा। उसके बाद एपीएस कैन नेवर बी 1, क्योंकि जितना हम कंज्यूम करते हैं पूरा का पूरा हम सेव बहुत मतलब कम ही होता है। बहुत ही रिच फैमिलीज होती हैं, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी केस हम दे सकते हैं, बट जनरली ये देखने को नहीं मिलता। सो एपीएस कैन नेवर बी 1। और एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम अपनी इनकम ज्यादा कैसे सेव कर लेंगे, राइट? तो ये बिल्कुल केसेस निकल गए हमारे। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद बात करते हैं, कैन एमपीसी बी 1? एमपीसी 1 हो सकती है जब दोनों चेंज इक्वल होंगे। मतलब जितना ही मैंने इनकम में चेंज आया उतना ही मेरी कंजम्पशन में चेंज आया, तो ये हो सकता है। बट एपीएस कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये बार बार मैं वही बता रही हूँ कि पूरा का पूरा जितना मेरी इनकम में चेंज आया उतना ही मेरी सेविंग में चेंज आया, नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ तो हम कंज्यूम करते ही है ना। उसके बाद मोर देन 1 तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी वैल्यू ही 0 to 1 के बीच में लाई करती है। और ये हमें बताता है कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ इनकम हमने कंज्यूम किया और कितना हमने सेव किया। तो 1 से इक्वल तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 1 वैल्यू ही इसमें इनकम है। 1 में से मुझे बताना है कितना परसेंट, मतलब 1 में से मैंने 0.6% कंज्यूम किया, 0.4% सेव किया, तो 1 से ऊपर तो ये जाएगा ही नहीं। तो मोर देन 1 बिल्कुल ही क्रॉस केस होगी, राइट? तो ये हमारा सारा वैल्यू का सेक्शन आ गया कि एपीसी एमपीसी इनकी कितनी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, राइट? तो फॉर्मूला कर लिए आज हमने, और हमने किया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की है। एक्सेस डेफिसिट डिमांड हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि लेंथी टॉपिक है, ये इतनी जल्दी नहीं होगा, और मतलब काफी इसमें पॉइंट्स वगैरह बता के ही मैं बता सकती हूँ। ठीक है, अगर ये जितना भी अपने टॉपिक की है, कोई प्रॉब्लम क्वेरी है, कोई फॉर्मूला नहीं समझ आया, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करूं आपके कमेंट्स पढ़ के। सो मिलते हैं कल हम नेक्स्ट अपना एक्सेस और डेफिसिट डिमांड के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस, एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।